स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 नवंबर शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 ज़बरदस्त खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणाएं, योजना, आदेश, ऐलान, एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। 10 मिनट में 20 बड़ी खबरें, घोषणा। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 15 नवंबर 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सोलर सिस्टम पैनल लगाने के लिए बिजली निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब बिजली निगम के अधिकारी घर घर जाकर सोलर सिस्टम लगाने का कार्य करेंगे। अधिकारियों का उद्देश्य है कि लोगों को सोलर सिस्टम के लाभों के बारे में जागरूक किया जाए। इसके लिए निगम ने एक टीम बनाई है जिसमें लाइनमैन से लेकर एसडीओ तक शामिल हैं, जो गाँव और शहरों में सर्वे कार्य शुरू कर चुके हैं। मुख्यालय से जिले को 500 सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सोलर पैनल केवल उन्हीं मकानों पर लगाए जा सकेंगे जिनकी छतें मजबूत और समतल हों, ताकि भविष्य में किसी भी तकनीक समस्या या दुर्घटना की आशंका न हो। निगम के अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। यह योजना लगभग 1 साल पहले फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले आवेदन करना होता है। वर्तमान योजना के अनुसार 2 किलोवाट लोड तक 30,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी प्रदेश सरकार दी जाती है। 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये सब्सिडी उपलब्ध है। घर की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 1,80,000 रुपये से कम आय वाले पात्र परिवारों को 2 किलोवाट तक 60,000 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से, 50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से मिलती है। वहीं 1,80,000 से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को 2 किलोवाट तक केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 और प्रदेश सरकार की ओर से 20,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। सोलर प्लांट की क्षमता यूनिट के आधार पर निर्धारित की जाएगी। 0 से 150 यूनिट तक 1 से 2 किलोवाट, 150 से 300 यूनिट तक 2 से 3 किलोवाट और 300 यूनिट से अधिक के लिए 3 किलोवाट से अधिक की व्यवस्था होगी। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता बिजली निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो ये करनाल जिले से बड़ी अपडेट। अब घर घर जाकर सोलर सिस्टम लगाएंगे बिजली निगम के अधिकारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को 19 नवंबर को 21वीं किस्त का लाभ मिलने वाला है। ऑफिशियल पोर्टल पर भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। तो पीएम मोदी ने दी किसानों को बड़ी सौगात। 19 नवंबर को जारी होगी 21वीं किस्त। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर जिले से बड़ी अपडेट। जिले में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन बढ़ते प्रदूषण में अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार चुन सकेंगे विकल्प। तो वहीं फरीदाबाद जिले में भी हाइब्रिड मोड लागू कर दिया गया है। गुरुग्राम जिले में भी हाइब्रिड मोड लागू है। तो वहीं जींद में छुट्टी घोषित कर दी है अगले आदेश तक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देश में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान में अपनी भागीदारी की घोषणा की है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में आसानी के लिए यह अभियान पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों ने सरकार को 7 करोड़ रुपए की राशि लौटा दी है। यह राशि इन किसानों के खातों में आई थी, लेकिन ये किसान निधि के योग्य नहीं थे। सरकार ने जब इनसे राशि लौटाने के लिए कहा तो किसानों ने राशि सरकार को लौटा दी। सरकार की ओर से की गई जांच में 96,685 किसानों को योजना के योग्य नहीं माना गया है। इस कारण इनके नाम योजना से काटे गए हैं। इनमें 41,208 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। 32,773 को अपात्र करार दिया गया है। 19,132 किसान इनकम टैक्स देने वाले हैं। 3,571 किसान पेंशनर्स मिले हैं। इन सभी के नाम पीएम किसान सम्मान निधि से हटा दिए गए हैं। कृषि विभाग ने किसानों का आह्वान किया है कि जिन किसानों ने अपात्र होते हुए योजना का लाभ लिया है वे सरकार से ली गई राशि लौटा दें। तो बड़ी अपडेट, किसान सम्मान निधि के अपात्रों ने सरकार को 7 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक पहल की है। हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 और हरियाणा सरकारी राजपत्र 31 दिसंबर 2023 के आधार पर जारी किए गए निर्देशों के तहत मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को नियुक्तिकर्ता प्राधिकरण घोषित किया गया है। यानी ग्रुप डी कर्मियों की नियुक्ति, त्यागपत्र, ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे जरूरी फैसले अब इसी नियुक्तिकर्ता प्राधिकरण से होकर गुजरेंगे। तो जरूरी बदलाव, मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को नियुक्तिकर्ता प्राधिकरण घोषित किया गया। ग्रुप डी कर्मियों की नियुक्ति, त्यागपत्र, ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे जरूरी फैसले अब इसी प्राधिकरण से होकर गुजरेंगे। सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था कर्मियों से जुड़े मामलों को एक समान, पारदर्शी और तेजी से निपटाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो अब ग्रुप डी कर्मचारी से जुड़ा हर फैसला लेगी एक ही अथॉरिटी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 10 से 15 दिसंबर तक राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें कई पदों के लिए भर्ती होगी। अधिकारी ने बताया कि इस अग्निवीर भर्ती रैली में अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रवेश परीक्षा पास करने वाले और भर्ती रैली के लिए चुने गए सभी उम्मीदवार 14 नवंबर से भर्ती रैली के लिए अपने यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से भारतीय सेना की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
तो रोहतक में 10 से 15 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी में स्त्री व बाल रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का लक्ष्य तैयार किया। यह नियुक्तियां नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला सिविल सर्जनों को इन पदों के विज्ञापन जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब सिविल सर्जनों की ओर से विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। सरकार की ओर से इसकी सैलरी भी तय कर दी गई है। एमबीबीएस के साथ डिप्लोमा को 1 लाख और एमबीबीएस के साथ एमडी व डीएनबी को 1.5 लाख रुपए सैलरी पर रखने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में सीनियर डॉक्टरों की 425 और मेडिकल अफसरों की करीब 550 पद खाली हैं। इसमें न सिर्फ सिविल अस्पताल बल्कि सीएचसी का भी कार्य प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों की कमी की वजह से सीएचसी में आने वाले मरीजों को सिविल अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है। इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ती है। तो अब प्रदेश की सभी सीएचसी में रखे जाएंगे स्त्री व बाल रोग विशेषज्ञ। केवीएस एंड एनवीएस में भर्ती निकली है। टीचर, लाइब्रेरियन व अन्य पदों पर रोजगार के अवसर। तो 14,967 पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025। पात्रताएं स्नातक व अन्य निर्धारित योग्यताएं। तो यहाँ आवेदन कर सकते हैं cbse.gov.in पर। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सीईटी अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर। आइए जानते हैं कब तक आएगा हरियाणा सीईटी का रिजल्ट। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चयन आयोग नवंबर में सीईटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है। हालांकि एचएसएससी ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की है, आधिकारिक डेट जारी नहीं की है। परिणाम के साथ कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, जिससे कैंडिडेट चेक कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया था। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई मामलों में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बैठक में 16 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें हत्या, महिला उत्पीड़न, नकली दूध डेयरी, क्रिप्टो धोखाधड़ी और परिवार पहचान पत्र में गड़बड़ी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। 5 साल पुराने एक हत्या केस में आरोपी के विदेश भाग जाने पर विज ने नाराजगी जताते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश करने को कहा। वहीं अश्लील चैट पर पुलिस की लापरवाही सामने आने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया है। नकली दूध की शिकायत में 3 सैंपल फेल पाए जाने पर मिनिस्टर ने डेयरी को तुरंत सील करने का निर्देश दिया है। कई मामलों में मौके पर ही कमेटियां गठित की गई और छापेमारी का आदेश दिए गए हैं। विज ने कहा कि न्याय में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं में अंक सुधार की डेट बढ़ाई है। 30 साल पहले पास हुए स्टूडेंट को ही मौका। 10,000 रुपये लगेगी परीक्षा शुल्क। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 1990 से मार्च 2024 के बीच सीनियर सेकेंडरी, शैक्षिक और मुक्त स्कूल की परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को अंक सुधार का एक मौका दिया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव ने बताया कि इस अवधि में पास हुए सभी विद्यार्थी 1 या 2 विषयों में अपने अंकों में सुधार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थी वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उन्हें पहले के पास सर्टिफिकेट की सत्यापित कॉपी अपलोड करनी होगी। साथ ही आवेदन के साथ 10,000 रुपये का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 5 दिसंबर के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने शुक्रवार को पैतृक गांव गोलागढ़, जिला भिवानी पहुंचकर अपने पिता पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह के जन्मोत्सव के मौके पर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। हरियाणा की महिला बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बिहार चुनाव में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार की नीतियों को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर जो नीतियां बनी है उसका मुख्य योगदान जीत में रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर मतदाताओं को भटकाने का प्रयास किया। उनके पास कोई नीति व रीति नहीं थी। यह बात उन्होंने भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ में चौधरी सुरेंद्र सिंह की 79वीं जयंती पर उनके समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। हरियाणा के बाद दिल्ली और अब बिहार विधानसभा में भाजपा को मिली जीत में हरियाणा सीएम नायब सैनी की भूमिका अहम रही है। नायब सैनी ने हाईकमान के निर्देशानुसार बिहार चुनाव में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और व्यक्तिगत जनसंपर्क कार्यक्रम भी किए। सीएम नायब सैनी के प्रचार की खास बात यह रही कि उन्होंने बिहार में कई जगह लोगों ने उनके लहजे में संवाद किया और खुद को बिहार वासियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। नायब सैनी ने बिहार में चुनाव के दौरान जिला भोजपुर में अराह, तराड़ी, रोहतास जिले में डेहरी, गया में वजीरगंज, गोरा, औरंगाबाद जिले में गो, वेस्ट चंपारण जिले में बगाहा तथा ईस्ट चंपारण जिले में रामनगर सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा हरियाणा के कई मंत्री भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। 1 महीने तक हरियाणा नेताओं की बड़ी टीम बिहार चुनाव प्रचार करने में जुटी रही। प्रचार के दौरान कई अवसर ऐसे भी आए जब सीएम ने हरियाणा को भी पूरा समय दिया और बिहार में पार्टी द्वारा लगाई गई ड्यूटी को भी निभाया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आज से स्कूलों के समय बदलाव होगा। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे, जबकि छुट्टी दोपहर 3:30 बजे होगी। पहले सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल का समय था। वहीं डबल शिफ्ट स्कूलों में पहली शिफ्ट का समय अब सुबह 7:55 से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक, पहले सुबह 7 से 12:30 बजे तक था। इसके बाद दूसरी शिफ्ट 12:40 पर शुरू होगी। वहीं छुट्टी 5:15 बजे होगी। पत्र में लिखा गया है कि यदि किसी अभिभावक व विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो औचक निरीक्षण के दौरान कोई भी स्कूल आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित स्कूल
के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये है कि योजना के तहत करीब 35,500 फाइलें अटकी पड़ी है। मार्च तक की फाइलें अभी फंसी पड़ी और पात्र आर्थिक मदद की बाट जो रहे हैं, जबकि इस योजना का विभाग खुद सीएम नायब सैनी के पास है। तो क्या है दयालु योजना? हरियाणा की दयालु योजना एक वित्तीय सहायता योजना है जो हरियाणा के पात्र परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 तक वार्षिक आय वाले मेंबरों की मृत्यु या दुर्घटना के कारण 70% या उससे अधिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद प्रदान करती है। योजना के तहत लाभ की राशि व्यक्ति की आयु के आधार पर अलग अलग होती है, जो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। यह वित्तीय सहायता अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के अलग है। तो क्या क्या पात्रता रहेंगी? परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ 6 से 60 साल की आयु के सदस्य को मिलता है। लाभार्थी का हरियाणा का स्थायी निवास होना जरूरी है। ऑनलाइन पोर्टल आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से दावा दर्ज किया जाता है। तो अब तक 36,500 को लाभ मिल चुका है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोहतक जिले के बहु अकबरपुर थाना क्षेत्र के गांव मोखरा खास में एक किसान ने 4 एकड़ जमीन में धान की पराली में आग लगा दी। घटना के बाद कृषि विभाग ने किसान पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसके खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया गया है। कृषि विभाग को सैटेलाइट संदेश के जरिए घटना की जानकारी मिली। विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। इसके बाद बहु अकबरपुर थाने में किसान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। कृषि विभाग के सहायक प्रौद्योगिक प्रबंधक ने बताया कि मोखरा खास के किसान ने अपने खेत में 4 एकड़ भूमि में आग लगाई थी। सैटेलाइट द्वारा लोकेशन ट्रैक होने के बाद ग्राम स्तरीय कमेटी ने मौके का निरीक्षण किया। सरपंच, ग्राम सचिव और पटवारी ने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये बड़ी अपडेट। रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बहु अकबरपुर पुलिस ने किसान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए। आज पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक घोषणा, योजना, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।